हेलो फ्रेंड, मानिक दिस साइड। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटिक्स का कि जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, कहाँ से हमने इनको लिया है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हमने कहां से लिया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। मौलिक अधिकार हमने इसको इंस्पायर्ड थे हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो अमेरिका का संविधान है वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है या रखा है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको बोला जाता है बिल्स ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट्स। वहां से हमने प्रभावित होके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो जिन्होंने संविधान बनाया है, उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कहां से लिया हमने, ये अमेरिका से। वहां क्या नाम है इसका, बिल ऑफ राइट्स। तो इसमें ये इतना जरूरी क्यों है, और दूसरी बात कि इसको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स में राइट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, ऐसी क्या विशेषता है इसकी, क्या फीचर है जिसकी वजह से इसको फंडामेंटल बोला जाता है। तो ये समझते हम। सबसे पहले इसको फंडामेंटल बोलने का कारण है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी गारंटी दी है, संविधान ने इसकी गारंटी दी है हमें। क्या गारंटी दी है कि ये जो अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है इसकी। और जो इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को सेफगार्ड करेगा, उनकी गारंटी देगा। ठीक है। और तीसरा क्या कारण है कि इनको क्यों बोला गया फंडामेंटल, कि ये हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। तो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स बोलने का क्या कारण है, क्या रीजंस है। सबसे पहले रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनको संविधान में दिया हुआ है, लिखित है, ये रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा कारण क्या है कि जो सेफ गार्ड करेगा वो कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इनकी सेफ्टी करेगा। और तीसरा क्या है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये ह्यूमन का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से हम इनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, जैसे हम 1947 में ब्रिटेन से 15 अगस्त को ब्रिटेन से हमें आजादी मिली थी, हम आजाद हुए थे। तो उसके बाद हमारे देश के लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये काम था कि वो पूरे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू होता है जब 47 से होता है, और ये 49 तक चलता है। ये 2 साल 11 महीने तक ये कार्य चलता है, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्यों दिया कि कब बना, कब बन के लागू हुआ, ये इसलिए दिया कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे, कितने मौलिक अधिकार थे, और कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको बाद में चेंज कर दिया सॉरी, जिसको एक लीगल या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स थे फंडामेंटल, 7। ओरिजिनल समझ गए आप, क्या ओरिजिनल का कहने का यहाँ मतलब क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट हमारे पास मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या संवैधानिक संशोधन, जब 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, एक मौलिक अधिकार था, उसको चेंज कर दिया
या उसको शिफ्ट कर दिया, कहां शिफ्ट कर दिया, लीगल राइट बना दिया उसको, लीगल राइट। हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी या हिंदी में कहें तो संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत एक लीगल राइट बना दिया, इसको शिफ्ट कर दिया फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में। ठीक है, तो अगर 7 हमारे फंडामेंटल राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, तो एक हमने शिफ्ट कर दिया, क्या बना दिया उसको, एक कानूनी अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया। तो अब कितने रह गए, तो रह गए 6। तो आज के समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कितने राइट है, फंडामेंटल 6 राइट है, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे हम कि अगर किसी फंडामेंटल राइट को, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको क्या कर दिया, लीगल राइट बना दिया, पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, तो क्या चेंज क्या है तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको जब लीगल राइट बना दिया फंडामेंटल राइट से, तो उससे फर्क क्या पड़ा, क्या चेंज आया है, तो वो डिस्कस करेंगे अब हम इसमें। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो कितने थे, 7 थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन बाद में हमने पढ़ा कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कहां शिफ्ट कर दिया, लीगल राइट बना दिया, उसको कानूनी राइट बना दिया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो हम ये देखेंगे कि एक फंडामेंटल राइट को कानूनी अधिकार या लीगल राइट बनाने से क्या फर्क पड़ता है उस राइट पे, अभी हम ये देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, फंडामेंटल राइट जो होते हैं, इनकी सबसे एक अच्छी चीज या एक विशेषता क्या है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, वोलेशन होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन लीगल राइट के साथ ऐसा नहीं है, कानूनी अधिकार के साथ ऐसा नहीं है। कोई भी अगर कानूनी अधिकार हनन होता है, उसका वोलेशन होता है, तो सबसे पहले हम जो जुडिशरी की सबसे स्टार्टिंग की ब्रांच होती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम इसको, अगर हमारा ये वोलेशन होता है, इसका वोलेशन होता है, अगर ये इसका हनन होता है, तो हम सबसे पहले कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाएंगे। यहां क्या है, फंडामेंटल राइट का जब भी वोलेशन होगा तो हम कहां जाएंगे, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन लीगल राइट का जब भी वोलेशन होगा तो हम कहां जा सकते हैं, सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद अपील करके हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ये एक चेन बनी हुई है, ये कोर्ट की जो हमारे न्यायालय है उसका एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, हायरार्की बोलते हैं हम इसको, एक पूरी हायरार्की। तो हमने समझ लिया कि किसी भी फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को, जब भी हम फंडामेंटल से लीगल राइट बना देंगे, तो उसका उसके ऊपर, उस अधिकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देख लिया कि उसके एक तरह से हम उसको जो अपील कर सकते थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, अब हम उसके वोलेशन पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कहां जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये एक डिफरेंस रहता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को लीगल राइट में जब हम शिफ्ट करेंगे, तो ये एक तरह की नई प्रोसेस उभर के आती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अभी हम ये नहीं देखेंगे कितने फंडामेंटल राइट है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है इसके, या कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी विशेषताएं क्या है फंडामेंटल राइट्स की। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि अगर आपको राइट टू स्पीच है, या आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या आपको राइट टू इक्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की लिमिटेशन है, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की लिमिटेशन है। जैसे कि हम मान ले कि हमें राइट टू स्पीक तो है, राइट टू स्पीक तो है हमें, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है हमें, लेकिन हम कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल सकते जिससे कि हमारे देश की यूनिटी पे खतरा है, या हमारे जो देश की सोवरेंटी है उस पर किसी तरह का खतरा है। तो ये क्या है, ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक तरह की लिमिटेशन है। इस चीज को हम बोलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट की सबसे पहली विशेषता क्या है, ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, इसमें क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन सिटीजन्स को तो मिले हुए हैं, साथ में कुछ फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू फॉरेन सिटीजन या फॉरेन नेशनल।
कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो फॉरेन नेशनल्स जो हमारे देश में आते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, उनको भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं। दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये था हमारा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, फंडामेंटल की विशेषता क्या है, फंडामेंटल राइट की। तीसरी विशेषता है गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो सुरक्षा करता है वो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों करता है। कैसे करता है? हमारे पास एक आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज, ये हमारा आर्टिकल 32 जो है ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार है। और इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 32 में? इसमें कहा गया है कि अगर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वोल्यूशन उसका होता है, कोई उसका हनन करता है, तो हम कहां जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ये एक तरह से हम इसको मान सकते हैं, ये एक तरह से हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के बिना ये एक तरह से गारंटी करता है जो हमें राइट मिले हुए हैं, अगर उनका वोल्यूशन होता है तो उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हमारे पास आर्टिकल 32 नहीं होगा तो बेशक से हमें कितने भी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दे दिया जाए, उसका अगर वोल्यूशन होगा तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, उसको अप्रोच नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट को ना हाई कोर्ट को। इसलिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।